अभी जो मैरिज का केस है ना, ये बहुत स्पेशल है। इसमें 7 साल हुए मैरिज को और 7 साल में 6 साल का इनका बच्चा है। और नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, मैरिज जो है वो स्टेबल हो जाती है जब आपको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। और 7 साल में तो लोग समझते हैं कि हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखो, जो चाइल्ड है, फैमिली है, सोसाइटी है, फाइनेंशियल है, और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हस्बैंड की, वाइफ की, इन सभी की वजह से जो हमारी मैरिज है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब चाइल्ड है तो चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन, चाइल्ड एक मेमोरी की तरह काम करता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है। जब आप बहुत टाइम तक जाते हैं तो आप फैमिली की आपको जरूरतें पता होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से, तो आपके लिए डिवोर्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ मैरिज की 6 स्टेजेस होती हैं। मैरिज की कौन कौन सी स्टेज होती है? पहली हनीमून स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग होता है, जहाँ पे सब कोई खुश होता है, दोनों हार्ड ट्राई कर रहे होते हैं एक दूसरे की समझने का, एक दूसरे को सॉफ्टर तरीके से लेते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। ये हनीमून पीरियड होता है, सबसे बेस्ट पीरियड होता है, और हमें ऐसा लगता है कि यही रियलिटी है पूरी मैरिड लाइफ में, यही हमारी लाइफ रहने वाली है। फिर हनीमून की बात आता है डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पर तुरंत हमें डिसअपॉइंटमेंट फेज में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें अनसीन लगता है, हमें लगता है कि हमें कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। कुछ टाइम तक आप अप्रिशिएट करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, लेकिन फिर आप उसको नॉर्मल लेने लग जाते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, अनसीन कर देते हैं, और इससे फील होता है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, आपस में झगड़े पैदा होते हैं, और ये झगड़े बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। अगर आपने छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते रहे, या दोनों एक मैच्योरिटी लेवल पर आ गए, दोनों ने समझ लिया कि हाँ ठीक है, उसने इग्नोर किया क्योंकि ये डेली डेली की बात है। अब यहाँ पर इंटीमेसी की बात आती है, इंटीमेसी यहाँ पे कोल्ड हो जाती है, उतनी लेवल पे नहीं जाती है। अब फिर इसके बाद एक स्टेज आती है, वो होती है एडजस्टमेंट। मैक्सिमम डिवोर्स इसी स्टेज में जाकर के डिवोर्स होते हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या होता है, ब्लेम शिफ्ट हो जाता है, वो बाउंड्री में शिफ्ट हो जाता है। ब्लेम गेम जो है वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों सीख जाते हैं दोनों के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, कम्युनिकेशन के जो है वो मैच्योर हो जाती है, वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलते हैं, कंपेनियनशिप आ जाती है। इसमें हम मान लेते हैं कि हाँ, अब तो आपकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल मैरिज है। अब कंपेनियनशिप में क्या होता है, आई और यू मिलकर के वी बन जाते हैं। अब कभी मैं और तुम्हारी बात नहीं होती है, रिस्पेक्ट और ज्यादा डीपर हो जाती है, पैशन के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर डीप लेवल स्टेज होती है, जब लव रिप्लेस हो जाती है कामनेस से, लॉयल्टी से, रूटेड रिलेशन से, और होम और पीस से। अब ये जो मैरिज की बात हो रही है वो डीप लव स्टेट की बात थी। क्यों? क्योंकि डीप लव स्टेट में आपने आई और वी, बहुत सारी ब्लेम गेम शिफ्ट कर दिए, डिसअपॉइंटमेंट्स को आप हटा दिए, आप बहुत सारी चीजों को पार करके डीप लव स्टेट में चले गए, और यहाँ पर जाकर के ये सभी किससे रिप्लेस हो गया, लॉयल्टी से रिप्लेस हो गया, क्योंकि 7 साल के बाद अब आ गई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ऊपर ऊपर से क्या पता चलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों सुंदर है, बच्चे भी सुंदर है, मैरिड लाइफ है, परफेक्ट फैमिली है, फोटो में बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। रियलिटी में अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी में क्या है, रात को झगड़े होते होंगे, अनसॉल्व कंप्लेंट्स होती होंगी, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, लोनलीनेस होगा, आप घर में सबके साथ में लेकिन आपको अकेलापन होगा, अनसेफ फील कर रहे होंगे। अब सिनेरियो वन की बात करते हैं, जब हस्बैंड की गलती हो, किसकी गलती हो, हस्बैंड की गलती हो। हस्बैंड की क्या गलती हो सकती है, पहले साल उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसने पूरा किया, फुलफिल किया, सब लोग खुश थे, सब लोग ठीक थे। अब जैसे ही दूसरी साल आया, हस्बैंड बिजी हो गया अपने काम में, और वो सोचा है कि अब मुझे फैमिली के लिए काम करना है, फैमिली के लिए कमाना है। इस कंडीशन में उसने वाइफ ने सोचा कि नहीं, अब मैं इग्नोर हो रही हूँ, यहाँ पर वाइफ ने सोचा मैं इग्नोर हो रही हूँ। तीसरा साल जब आया, वाइफ ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, झगड़े हुए। अब हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड इगोइस्टिक था, और या इगोइस्टिक नहीं था तब भी उसने कहा कि मैं ये सब जो काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसने भी इग्नोर किया, और ये सब चीजें चलती रही। चौथे साल में जाकर के वाइफ को लगा कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, कंप्लेन नहीं करता हूँ, सब कुछ ओके हो जाएगा, सब कुछ टाइम के बाद में अब चलता रहने दो। और यहीं पर हम समझ लेते हैं, यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। अब 5 से 6 साल में इमोशनल डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई, अब कोई तीसरा बंदा आता है और वो हायर अटेंशन गेन कर लेता है। वाइफ को लगता है मेरी ये बंदा ज्यादा सुन रहा है, मुझे ये ज्यादा समझता है, ये अच्छे से समझता है, ये मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है। अब जहां उसको ये सब लगता है, धीरे 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 गैप बढ़ता जाता है, हस्बैंड सुनता नहीं है और कोई करेक्टिव बिहेवियर नहीं लेता है इस ड्यूरेशन में। तो और जब उसको पता भी चलता है, थोड़े थोड़े हिंट भी मिलते होंगे, लेकिन उसको वो इग्नोर नहीं करता होगा, स्कोल्ड करता होगा, तो उसको और ज्यादा डीपर हस्बैंड और वाइफ के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे ही 7वां साल आता है, फिर अचानक से लगता है उसने सेल्फ करेज बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर जाकर के सडनली भाग करके चली गई। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है। अब हम बात करते हैं सिनेरियो सेकंड की, जिसमें वाइफ